गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंडर में जनरल एंट्रीज। आप ये कंफर्म मान के चलिए इस बार एग्जामिनेशन में जनरल एंट्री वाला पार्ट ज़रूर आएगा। तो जनरल एंट्री को हम किस तरह से करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में और क्या होंगी ये जनरल एंट्रीज, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, जनरल एंट्रीज़ को जब हम परफॉर्म करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इजी सा चैप्टर हो जाता है इसमें। तो हमारा पहला काम क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हो क्या रहा है कि फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रहा है। तो फर्म्स की बुक्स में कई सारी क्या होंगी, एसेट्स भी होंगी और कई सारी क्या होंगी, लाइबिलिटीज़ भी होंगी। ठीक है। अब एसेट्स का हमें पता है कि डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि फर्म की बुक में वो अभी किस में है, उनका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। और लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बुक की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस अलग है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास फर्नीचर है, तो मेरी बुक में फर्नीचर 5,000 रुपये, मान लीजिए 5,000 का मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मैंने बुक्स में एंट्री कर ली फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपये, यानी कि फर्नीचर का डेबिट बैलेंस बन गया जी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करा मैंने टू कैश। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब है हमारे पास एक नई एसेट्स 5,000 रुपये फर्नीचर के रूप में बन गई है। लेकिन इस एंट्री के करने के साथ मेरे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस भी तो आया ना इसका क्या आ गया, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। तो दो चीज़ें हुई, बुक्स में एंट्री हुई, डेबिट बैलेंस हुआ और साथ ही साथ इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ। अब मान लिया जाए मैं बुक में से क्या करता हूँ, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं काटूंगा नहीं, फर्नीचर को मैं क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, फर्नीचर अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। तो अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स में क्या हुआ, इस एंट्री के करने से, यानी कि ये एंट्री के करने से और ये दोनों के एंट्री के होने से मेरी बुक्स में फर्नीचर का बैलेंस ज़ीरो हो गया, यानी कि फर्नीचर का कोई बैलेंस अब मेरे पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस अभी भी बाकी है, यानी कि फिजिकली तो ख़त्म नहीं हुआ ना। उसका जो फर्नीचर मेरे पास था, मेरे घर पे रखा हुआ है, वो तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन मैंने बुक्स में से केवल एंट्री करने से उसको क्या कर दिया, बुक्स में से एंड कर दिया। तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये बुक्स में से एंड, उसको भी हम समझते हैं। देखिए, बुक्स में से एंड करने का मतलब होता है हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब बुक्स बंद हो रही हैं। हमारी क्या हो रही है, बुक्स बंद हो रही हैं। तो जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के बैलेंस होंगे उनको हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो जिसका बैलेंस जब हमने एसेट खरीदी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश किया था, डेबिट बैलेंस कैरी करता था, अब क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसे करेंगे, हम ध्यान रखना, एक फिक्टिशियस अकाउंट जिसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। इससे होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ बनाया जाता है जिसमें हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, केवल फर्नीचर ही नहीं, जितनी भी एसेट्स होंगी। मेरा एक वीडियो है रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर किया जाता है। तो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, एक नॉमिनल अकाउंट में जिसे बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ये जो एक चीज़ मैं यहाँ पर बनाता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब एसेट्स को भी, जितनी भी फर्म की एसेट्स थी जो रिकॉर्डेड थी उसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, जितनी भी लाइबिलिटी थी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। इसका ट्रांसफर करने से हुआ क्या, ट्रांसफर करने से हुआ ये कि अब फर्म के पास कोई भी एसेट्स बुक्स में नहीं है, बुक्स में ध्यान रखना, बुक्स में नहीं है, और कोई लाइबिलिटीज बुक्स में अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ ट्रांसफर हो चुकी हैं, रियलाइजेशन में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अब उसके बाद वो बार बार एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम लिखते हैं। ध्यान रखना, वंस द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, देन नो नेम ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स एंड इंडिविजुअल लाइबिलिटीज शुड बी अपीयर्ड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या है कि एक बार जब आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का इंडिविजुअल नाम एंट्रीज में या बुक्स में लिखोगे ही नहीं, यानी कि जनरल एंट्री में वो नाम आएगा ही नहीं। इस बात को ध्यान रखो। कैसे, बताता हूं। सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे हम, सबसे पहली एंट्री हमारी होती क्या है कि हमने सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है। अब आपको पता है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जितनी भी एसेट्स हैं, एक बार मेरा वीडियो देख लेना पुराना वाला, सन्ड्री एसेट्स, कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफर होती है मैंने बता रखा है, उन सारी एसेट्स को हम क्रेडिट कर देंगे जो एसेट ट्रांसफर होती है। तो डेबिट किसे करेंगे, किस अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, ये रियलाइजेशन
अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, नरेशन दे देंगे कि बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड, एसेट ट्रांसफर होगी, अब एसेट्स का बैलेंस हमारे पास नहीं है। फिर हम करेंगे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र। ठीक है, लाइबिलिटीज़ का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उनको क्या करना पड़ेगा हमें, डेबिट। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री से लिख रहा हूँ क्योंकि कई सारी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके बारे में भी वीडियो है, प्लीज़ चेक कर लेना उनको। टू कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एक नॉमिनल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट। लो, हमने लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस जो है बुक्स में से ख़त्म हो चुका है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि हमारे पास किस किस के बैलेंस बचे हैं। इसके बाद इन दोनों एंट्रीज़ को करने के बाद हमारे पास बैलेंस केवल बचता है किसका, मैं आपको बताता हूँ, कैश या फिर बैंक का बैलेंस बचा होगा। ठीक है, या तो कैश का बैलेंस बचा होगा या बैंक का बैलेंस बचा होगा, पहला इन एंट्री को करने के बाद, ध्यान रखना। दूसरा किसका बैलेंस बचा होगा, दूसरा बैलेंस बचा होगा पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट का। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, पार्टनर्स रिलेटेड, बताता हूँ रिलेटेड क्यों लिखा मैंने, रिलेटेड अकाउंट, पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट्स, ये भी मैंने वैसे मेंशन किया लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले जितने भी रिजर्व्स हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले जितने भी प्रॉफिट हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले जितने भी लॉसेज हैं वो भी पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट है, उनको भी आपने यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, तो वो पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट है। और पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन वो पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट है, उनको हम ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में, ये बात समझ लें आप। और तीसरा अकाउंट क्या बचा, रियलाइजेशन। मतलब अब आप देखेंगे इसके बाद जितनी भी एंट्री होंगी, यानी कि जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर कर देते हैं उसके बाद की एंट्रियों में इन तीन के सिवा कोई और नाम जनरल एंट्री में नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर कर लें कि यानी कि इन तीनों के सिवा कोई और नाम होगा ही नहीं, यानी कि पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट होंगे या तो जनरल एंट्री में, या कैश होगा या फिर रियलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए हमने एसेट्स तो ट्रांसफर कर दी थी ना, देखो ये डिसोल्यूशन के टाइम पे हमने क्या कर दिया था, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था, फिर सारी लाइबिलिटीज़ को भी करा था ट्रांसफर। अब क्या करेंगे, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस तो खत्म नहीं हुआ, अब क्योंकि हमने बुक से एसेट खत्म कर लिया, अब एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म करने की बारी आती है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए फर्नीचर को बेचेंगे, हमारे पास फर्नीचर था, हमने बुक्स में से खत्म कर दिया था, देखो ये फर्नीचर 5,000 का खरीदा था, अब हमने क्या कर दिया, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया। देखो ये एक एग्जांपल है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, नहीं। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर को बेचते हैं फिजिकली। फर्नीचर को अगर मान लिया जाए बेच दिया जाए 3,000 रुपये में, तो आप कहोगे सर 5,000 का फर्नीचर था, 3,000 में बेचे, 2,000 का लॉस है। तो ऐसा नहीं देखना है हमें, हम क्या करते हैं नॉर्मली मैं आपको बता दूं क्या करेंगे। अगर 3,000 में बेचा जाएगा तो आप कहोगे सर कैश आया, बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट, डेबिट कितना रुपये, 3,000 रुपये। सर आपको लॉस भी तो हुआ है यहाँ, ठीक है बिल्कुल, लॉस अकाउंट डेबिट लिख दिया। हमने कितने रुपए का लॉस हुआ, 2,000 रुपये का लॉस हुआ। या तो ये लॉस पीएल में जाएगा या रिवैल्यूएशन में जाता था, यही तो होता था इससे पहले इसको हम लिखते थे या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू आपके पास से क्या खत्म हो गया, फर्नीचर। हमने 3 एंट्रीज करी हैं, देखिए फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या करा है कि नॉर्मल केस में अगर मैंने फर्नीचर बेचा होता तो क्या एंट्री थी, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, अभी डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल केस में मैंने 5,000 का फर्नीचर खरीदा था, अब इस 5,000 के फर्नीचर को मैंने 3,000 में बेच दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कैश आया, लॉस हुआ 2,000 का, उसको शो कर दिया 5,000 रुपये। अब देखिए क्या है डिसोल्यूशन में, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम देखते हैं। इस एंट्री में डिसोल्यूशन के केस में हम पहले ये एंट्री करेंगे, फर्नीचर, यानी कि ये वाली एंट्री तो पहले ही हो चुकी है, ये वाली एंट्री नहीं होगी, सॉरी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश तो हम पहले ही कर चुके थे जब हमने खरीदा था। हम क्या करेंगे, अब डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्नीचर की जो कॉस्ट है उसको पहले ट्रांसफर कर देंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम बेचने की एंट्री करेंगे जो ऐसी नहीं होगी बिल्कुल। ये कब केस है, ये जब नॉर्मल केस है, जब क्वेश्चन में डिसोल्यूशन नहीं होगा। अगर मान लिया जाए हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं, किसकी एंट्री पास करते हैं, इसकी बेचने की। भाई हमने की 3,000 में बेचा, तो क्या एंट्री होगी, देखो इन 3 अकाउंट पे फोकस करना, मैं दोनों को साथ साथ ही दिखा रहा हूँ। हम कैश अकाउंट को रख सकते हैं, ठीक है जी, कैश अकाउंट आ सकता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट, देखो इसमें कोई पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट आपको दिख रहा है, कैश, लॉस, फर्नीचर,
ठीक है, यहाँ कोई भी पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट नहीं है, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या पार्टनर से रिलेटेड कोई भी अकाउंट इसमें शामिल नहीं है। तो बचे हुए अकाउंट क्या होंगे? अगर ये दोनों अकाउंट आपको जनरल एंट्री में नहीं मिल रहे हैं, एक तो मिल गया, दूसरा नहीं मिला, तो बाकी बचे हुए अकाउंट्स की जगह किसका नाम आ जाएगा? रियलाइजेशन का। मतलब हम लॉस की जगह किसका नाम लिखेंगे? रियलाइजेशन का। क्यों लिखेंगे अभी बताता हूँ। हाँ, फर्नीचर की जगह किसका नाम लिखेंगे? रियलाइजेशन का। क्यों लिखेंगे बताता हूँ अभी। देखिए, डिसोल्यूशन के टाइम पे होता क्या है कि हम सारे अकाउंट वैसे ही क्लोज कर रहे हैं, वैसे ही क्या कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं। अगर हमने ये जनरल एंट्री कर दी तो क्या होगा? हमारा लॉस नाम का एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, फर्नीचर नाम का दोबारा से एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, वो भी क्रेडिट बैलेंस में। क्यों? क्योंकि फर्नीचर तो हम पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं। देखो, फर्नीचर तो हम रियलाइजेशन में पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं, तो फर्नीचर को दोबारा लिखने से इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद किसी भी एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉस का बैलेंस नहीं लिखते, उसकी जगह किसका नाम आ जाता है? रियलाइजेशन उन सबको रिप्लेस कर देता है। किसी भी एसेट्स को रिप्लेस कर देगा, किसी भी लाइबिलिटी को रिप्लेस कर देगा, किसी भी एक्सपेंस को रिप्लेस कर देगा, किसी भी होने वाले लॉस को एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन उसको रिप्लेस कर देगा। तो रियलाइजेशन के टाइम पे आपको लॉस हुआ है तो वो रियलाइजेशन उसको रिप्लेस कर देगा। फर्नीचर की जगह कौन रिप्लेस कर देगा? रियलाइजेशन अगेन रिप्लेस कर देगा, क्योंकि फर्नीचर का बैलेंस अब हम नहीं दिखा सकते। तो एंट्री क्या बनी? देखो, कैश अकाउंट डेबिट 3000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 5000। तो देखो, दो जगह आपने क्या देखा? रियलाइजेशन डेबिट भी हुआ है और रियलाइजेशन क्रेडिट भी हुआ है। तो डेबिट 2000 से हुआ है, क्रेडिट 5000 से। तो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल किया तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ रियलाइजेशन कितना बचा? 2000 डेबिट से 5000 क्रेडिट में अगर कैंसिल करेंगे तो 3000 का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, और हमारे पास एंट्री क्या बचेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये तो था कंक्लूजन, मतलब एक लंबी एंट्री थी जिसके थ्रू मैंने बताया। तो यानी कि डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर आपने फर्नीचर 3000 का बेचा होगा तो सीधी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3000 रुपये। ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूँ, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी एसेट्स या कोई भी लाइबिलिटी बेची जाए, कोई भी एसेट्स बेची जाए, चाहे वो पहले से फर्म के पास थी चाहे नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी बेचा जाए, कुछ भी पैसा आए, कहीं से भी पैसा आए डिसोल्यूशन के टाइम पे, यानी कि इन दोनों जनरल एंट्री को करने के बाद, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद अगर फर्म कहीं से भी पैसा लाती है, कहीं से भी क्या आता है? पैसा आता है। किसको बेचकर? एसेट्स को बेचकर, कबाड़ को बेचकर, किसी को भी, रद्दी को बेचकर, कहीं से भी पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश या फिर बैंक अकाउंट को क्या करेंगे आप? डेबिट कर दोगे। कहीं से भी पैसा आ रहा है। टू क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन। हमेशा ध्यान रखना, एनीथिंग यू हैव सोल्ड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, कुछ भी बेच रहे हो, फर्नीचर बेचो यही एंट्री, बिल्डिंग बेचो यही एंट्री, कबाड़ बेचो यही एंट्री, ठीक है, टूल्स बेचो यही एंट्री, पुराने फर्नीचर था जो रिकॉर्डेड नहीं था यही एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचो यही एंट्री। मतलब कुछ भी बेचा जाएगा आपने यही एंट्री करनी है। सर अब आप पूछोगे सर इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसकी क्या एंट्री होगी? ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस की कोई एंट्री यहाँ नहीं बनती है। किसके केस में? एसेट्स के केस में। किसके केस में? रिकॉर्डेड एसेट्स या उन चीज़ों के लिए जो कि बेची जा रही हैं, कोई एंट्री नहीं होगी। तो वो क्या किया जाएगा? नेट अमाउंट जितना मिला है, 10,000 का फर्नीचर 12,000 में बेचा तो 12,000 की एंट्री होगी, 2,000 के प्रॉफिट की एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ क्या होगी? 10,000 का फर्नीचर 12,000 में बेचा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000। 10,000 का स्टॉक 6,000 में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगेन यहाँ पर क्या होगा? कैश अकाउंट, एंट्री तो यही रहेगी, कुछ भी बेचो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी? 6,000। यहाँ 4,000 का लॉस हुआ वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने कोई एक्सपेंस का पेमेंट किया, आपने कहीं से पैसा रिसीव किया, मान लिया जाए कि कोई एक डेटर था जो कि पुराना बेड डेट था, जिसने कि डिसोल्यूशन के टाइम पे वो आपको पैसा दे दिया, पहले डूब गया था पैसा, अब आपको वापस मिल गया, तो उसके लिए कोई स्पेशल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे आता है ना नॉर्मल केस में, तो नॉर्मल केस से थोड़ा उलट यहाँ एंट्रीज होंगी। जैसे मान लीजिए एक डेटर था 1,000 रुपये का जो डूब चुका था, अब उसने 600 रुपये दे दिए, तो हमें जितना पैसा मिल रहा है उसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री तो यही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 600। क्लियर होगी बात? तो जितना भी आपको पैसा कहीं से भी मिल रहा है, किसी भी एसेट्स को बेचने से, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचने से, घास बेचने से, कबाड़ बेचने से, कहीं से भी पैसा मिल रहा है तो उसकी एंट्री आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जितना भी पैसा मिला उसकी एंट्री करोगे, उसमें लॉस या प्रॉफिट आपने नहीं देखना है। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट। चलो ये तो हो गया, बात आती है बेचने की, ठीक है। अगर क्या होगा, सोल्ड हुआ। अगर एसेट्स को पार्टनर ले लेता है, अगर एसेट्स को, ऐसा भी तो हो सकता है कोई एसेट कहेगी ये फायदे का सौदा है, पार्टनर ने कहा कि भाई फर्नीचर जो रखा हुआ है क्यों ना मैं अपने घर पे यूज़ कर लूँ, ये जो अलमीरा पड़ी है घर पे यूज़ कर लूँ, ये जो इस इन्वेस्टमेंट है मैं घर पे यूज़ कर लूँ, मैं खुद ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो दो केस इसमें सामने आते हैं, उसको समझना थोड़ा सा। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मेरी ओरली आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना एक बार वॉइस को। मान लिया जाए एक पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर है बी। फर्म के पास जो इन्वेस्टमेंट थे, ए ने 15,000 के इन्वेस्टमेंट थे, ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की। और 8,000 का फर्म के पास क्या था 8,000 का फर्म के पास क्या था, मैं दोनों केस को ले रहा हूँ एक ही साथ। स्टॉक पड़ा हुआ था, सामान था, तो बी ने कहा कि मैं इस स्टॉक को 6,000 में ले लेता हूँ, ठीक है। और ए ने कहा कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को 12,000 में ले लेता हूँ। अब लेने की एंट्री क्या होगी, बाकी वाली इतना लिखा है, ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹12,000। आपने कहा कि थे तो 15 के, 12 में लिए। हमें ये नहीं सोचना है कितने में लिए, इसको देखना है बस। हमने ये रिजल्ट निकालना है कि कितने रुपए में लिया, लॉस या प्रॉफिट नहीं देखना होगा। डिसोल्यूशन के केस में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चाहे आप बेच रहे हो चाहे पार्टनर ले रहे हैं, तो कितने में लिए उस पर इफेक्ट आएगा, कितने के थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना लॉस हो उससे कोई नहीं जानना हमें ये देखना है कि कितने रुपए में लिए हैं। ए ने लिए 12,000 में, बी ने लिए 6,000 में। तो ध्यान रखें, जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर है ना, रिसीवर हो गया ये एसेट्स का। तो क्या हो जाएगा, कैश की जगह यहाँ वो, या कैश या बैंक की जगह आपने किसका नाम लिखना होगा, ए एंड बी का, यानी कि डेबिट कौन हो जाएगा, ए या बी, और क्रेडिट कौन होगा, ऑब्वियसली रियलाइजेशन, ठीक है। तो आप इसको शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं। अगर एसेट्स बेची जाएगी तो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन होगा, एसेट्स पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन होगा, पार्टनर टू रियलाइजेशन होगा। अमाउंट कौन सी होगी, अमाउंट वही होगी जो कि एग्जैक्टली जितने में लिया होगा, जितने में रियलाइज हो रहा होगा। यहाँ रियलाइज का मतलब होता है बेच दिया गया, ध्यान रखने, ठीक है। टेक ओवर का मतलब होता है ले लेना। तो जितने में लिया होगा उसकी आपने एंट्री करनी है उस वैल्यू से, 12,000 और 6,000 से। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इससे आप एंट्री करेंगे कैश। अच्छा, कहीं कहीं क्वेश्चन हम ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दें, देखो, ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹12,000, ठीक हो गया, ऑन कैश। आगे क्या दे दिया, इन कैश। तो जब कैश में दे दिया तो पार्टनर का नाम फिर नहीं आएगा। कैश ट्रांजेक्शन में आपको पता है कि इंडिविजुअल का नाम नहीं आता, कैश ट्रांजेक्शन में फिर किसका नाम आ जाएगा, कैश टू रियलाइजेशन। तो सिंपल हो जाएगा कि वो बेचा गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन क्वेश्चन में जब ऐसा नहीं लिखा होगा, केवल लिखा होगा कि ए ने उसे ले लिया है, ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹12,000, आगे ये नहीं लिखा है कि कैश में लिया या नहीं लिया, तो आप क्या मानेंगे कि आपने ए और बी को डेबिट कर देना, यानी कि पार्टनर को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट, अगर लिखा हुआ कि कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो सोल्ड का केस क्या होता है, दो ही जनों को सोल्ड की जाएगी, या तो मार्केट में सोल्ड कर दी जाएगी कैश में, या पार्टनर को सोल्ड कर दी जाएगी। तो पार्टनर लेंगे तो पार्टनर को डेबिट करना है अपने, और कैश में बेचा गया तो कैश को डेबिट करना है। क्रेडिट हमेशा रियलाइजेशन होगा। वैल्यू कौन सी रहेगी, जिसमें बेचा गया होगा। हमें लॉस या प्रॉफिट नहीं देखना, वो इग्नोर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सोल्ड के केस में। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक एग्जांपल देखते हैं, अभी ऐसा भी होता है ना, क्या होता है, सेटलमेंट होता है लाइबिलिटीज का, एक लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी से। मान लीजिए क्रेडिटर थे 10,000 के, क्रेडिटर कितने के थे, 10,000 के थे। उन्होंने कहा कि भैया मैं आपका स्टॉक ले लेता हूँ सेटलमेंट में, स्टॉक की वैल्यू थी 12,000 रुपये। क्रेडिटर ने कहा, एक लाइबिलिटी बोल रही है कि मैं आपका एसेट्स ले रही हूँ, ठीक है, एक लाइबिलिटी बोल रही है कि मैं क्या ले रही हूँ, आपका एसेट्स। समझ में आ रही बात, फिर से मैं समझाता हूँ। तो क्रेडिटर्स ने बोला कि 10,000 के क्रेडिटर थे, आपने मुझे 10,000 रुपये देने हैं, क्यों ना मैं आपका स्टॉक ले लेता हूँ, 12,000 का स्टॉक है, मैं आपको दे देता हूँ। तो इसके दो केस में बताऊंगा। फुल सेटलमेंट में ले लिया 12,000, इसका मतलब है 2,000 का फर्म को लॉस हो गया, ठीक है, फर्म को लॉस हो गया। तो नॉर्मल केस में क्या एंट्री होती, हु इज द रिसीवर, क्रेडिटर। आप बोलोगे क्रेडिटर रिसीवर है, तो क्रेडिटर को कर दो डेबिट, क्योंकि रिसीवर है वो 10,000। वैसे भी लाइबिलिटी खत्म हो रही है ना, तो डेबिट ही करना पड़ेगा। लॉस हो गया जी, इसमें लॉस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 2,000 का। गया क्या आपके पास से, स्टॉक गया, कितने रुपए का, 12। नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, डिसोल्यूशन की नहीं। स्टॉक 12,000 का था, जिसमें 2,000 का लॉस हो गया। अब देखिए, हम फिर इसी पॉइंट पे आते हैं। इन तीन चीज़ों को ध्यान रखें। कैश, जनरल एंट्री में अगर कैश होगा तो उसको रख सकते हैं, पार्टनर होगा तो उसको रख सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है जनरल एंट्री में किसी, तो उसकी जगह क्या आएगा, रियलाइजेशन। तो देखें, इस जनरल एंट्री में क्रेडिटर, लॉस, स्टॉक,
कोई भी ना तो कैश है ना ही पार्टनर है, तो सबकी जगह क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन डेबिट भी होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट भी होगा। इसका मतलब है ये क्या होगी, एंट्री कैंसिल होगी। तो ऐसे केस में नो एंट्री रिक्वायर्ड लिखा जाता है, नो एंट्री रिक्वायर्ड, इस एंट्री की जरूरत ही नहीं है। किसकी एंट्री की जरूरत, जब कोई लाइबिलिटीज किसी एसेट्स को फुल सेटलमेंट में ले लेती है तो उसकी एंट्री हम नहीं बनाते हैं। क्यों, एक तरीके से समझ सकते हैं। हमने एसेट्स और लाइबिलिटी को जब कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन में, तो क्रेडिटर अब क्या हो गए हैं, रियलाइजेशन। स्टॉक को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन में, समझ रहे हैं। स्टॉक को कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन में। क्रेडिटर को भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन। तो दोनों साइड में क्या है, रियलाइजेशन ही तो है। तो रियलाइजेशन और रियलाइजेशन जब डेबिट और क्रेडिट होंगे तो क्या होगा कि हम इसकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं करेंगे। ध्यान रखें, कैंसिलेशन यानी कि फुल सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटीज विद अनदर एसेट्स एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के सेटलमेंट होता है तो उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं होता तो एक एंट्री होती। देखो क्या, क्रेडिटर ने कहा कि भाई मैं आपका स्टॉक ले लेता हूं और बचा हुआ पैसा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, क्रेडिटर ने बोला कि मैं आपका क्या ले लेता हूं, स्टॉक 12,000 का स्टॉक है वो ले लेता हूं और बचा हुआ जो 2,000 है वो कैश में दे देंगे। तो हम सेटलमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, कितने का सेटलमेंट हुआ, हम ये करेंगे कि कितने रुपए वो दे रहा है। फिर आ जाते हैं, फर्म को पैसा मिल रहा है ना, कितने रुपए मिल रहा है, 2,000, क्योंकि 10,000 का क्रेडिटर था, 12,000 का स्टॉक ले रहा है तो 2,000 तो वापस करेगा ही। फुल सेटलमेंट में तो ऐसा नहीं था, लॉस हो गया था, लेकिन यहां पर वो क्या कहता है वो कि बैलेंस अमाउंट मैं आपको दे रहा हूं। तो बैलेंस अमाउंट फर्म को मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, वही वापस से जाते हैं। देखो, जब भी फर्म को पैसा मिलता है किसी भी एसेट से तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 2,000। हम 10,000 या 12,000 की एंट्री नहीं करेंगे, जितना पैसा मिल रहा है उसकी एंट्री करेंगे। किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से पैसा मिल रहा है उसकी एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर पैसा देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर आएगा, लेकिन कोई और पैसा देगा पार्टनर को छोड़ के तो कैश टू रियलाइजेशन ही होगा। ध्यान रखें, कोई भी पैसा दे रहेगा तो कैश टू रियलाइजेशन होगा। अगर पार्टनर देगा तो रियलाइजेशन की जगह पार्टनर का नाम आएगा, अदरवाइज क्या होगा, कैश टू रियलाइजेशन ही होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमें किस एंट्री की करने की जरूरत नहीं है, जब भी हम किसी एक लाइबिलिटी को किसी एक एसेट से सेटल करते हैं तो उसकी वैल्यू की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेटलमेंट अगर कैश में हुआ होगा तो उसकी एंट्री जरूर होगी। क्लियर है, तो ये तो हो गया। इसी तरीके से देखें, इसी की उल्टी एंट्री मैं आपको बताता हूँ। जैसे सोल्ड का था, ये तो हो गया कि एसेट्स बेची गई। आप कहोगे सर अब लाइबिलिटी का पेमेंट है, वो भी कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज भी तो पेमेंट होंगी, जैसे एसेट्स बेची जाएंगी वैसे क्या होगी, लाइबिलिटीज का सेटलमेंट होगा। अब जब लाइबिलिटीज का सेटलमेंट होगा तो हमें पता है कि लाइबिलिटीज के कौन से थे बैलेंस, लाइबिलिटीज के थे क्रेडिट बैलेंस, जिसको हमने डेबिट करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था पहले। अब इसके बैलेंस बुक में जीरो है, यानी कि लाइबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जब भी हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए हम हमेशा क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वही उल्टी एंट्री जो कैश या फिर बैंक, कैश या फिर बैंक अकाउंट। हमने एसेट्स बेचने की क्या एंट्री करी थी, पैसा आ रहा था टू रियलाइजेशन, यहाँ पैसा जा रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, रियलाइजेशन में। कोई भी पेमेंट आप करोगे, ध्यान रखना, कोई भी पेमेंट आप करोगे पार्टनर को छोड़कर, पार्टनर को छोड़कर कोई भी पेमेंट करोगे, यानी कि पार्टनर को अगर पेमेंट करोगे तो पार्टनर टू कैश होगा, लेकिन कोई भी और पेमेंट करोगे आप तो डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू कैश। जैसे लीगल एक्सपेंस पेमेंट की, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड की, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, उसी प्रकार से क्रेडिटर का पेमेंट किया, रियलाइजेशन टू कैश, बिल्स पेबल का पेमेंट किया, रियलाइजेशन टू कैश, बैंक लोन का पेमेंट किया, रियलाइजेशन टू कैश। मतलब हर एक पेमेंट की एंट्री आपने क्या बनानी है, रियलाइजेशन टू कैश ही करनी है। नरेशन में आप जरूर देंगे कि क्या किया है, नरेशन में आप देंगे बीइंग लोन पेड, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, बीइंग बिल्स पेबल पेड, बीइंग ये पेड, बीइंग वो पेड। क्लियर होगी बात, पेमेंट का आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। पेमेंट का रियलाइजेशन टू कैश, क्लियर होगी बात। अब हम आते हैं किसमें, अगर पार्टनर ने कहा कि चलो ये आप मत दो, फर्म से कहा कि आपके पास पैसा नहीं है आप मत दो, हम इसको ले लेते हैं, इस लाइबिलिटी का टेक ओवर कर लेते हैं। अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेगा तो क्या हो जाएगा, कैश की जगह पार्टनर का नाम लिख देना आप, कैश की जगह किसका नाम लिख दोगे आप, पार्टनर का। रियलाइजेशन हमेशा ही डेबिट होगा लाइबिलिटी के सेटलमेंट में, लाइबिलिटीज के सेटलमेंट में रियलाइजेशन हमेशा डेबिट होगा। बस ध्यान रखें, लाइबिलिटी का सेटलमेंट एसेट से नहीं होना चाहिए।
लायबिलिटी का सेटलमेंट किसी एसेट से नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी तो एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन कोई भी पेमेंट, कोई भी सेटलमेंट, अगर लायबिलिटी का या एक्सपेंस का कोई भी सेटलमेंट या तो कैश से या पार्टनर से होगा तो या तो कैश क्रेडिट होगा या पार्टनर क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस की एंट्री है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट से पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे और लॉस से डेबिट हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं वैसे, टू पार्टनर्स, और लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट जर्नल एंट्री वुड बी पास्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट इज एज्यूम्ड दैट एसेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब रियलाइजेशन में जब हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जब एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है उनका तो बैलेंस ही नहीं बचा। ठीक है, जब बैलेंस नहीं बचा तो आगे जितनी भी एंट्रीज हम करेंगे इसमें, उसमें किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटी का नाम हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, देखते हैं फिर क्या हुआ है। ए केस में देखते हैं, स्टॉक वर्थ ₹7,000 इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर बी 6,000। तो हमें ये नहीं देखना कि कितने का था, कितने में लिया उसकी एंट्री करेंगे 6,000। यानी कि पार्टनर ने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है एसेट्स के बारे में। कोई भी एसेट्स अगर क्या होगी, कोई भी एसेट्स क्या होगी अगर बेची जाएगी तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और अगर पार्टनर लेगा तो उसमें पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को। तो यहाँ पे भी यही केस है, क्या करेंगे, यहाँ पे भी यही केस है। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक को, स्टॉक का नाम तो लिख नहीं सकते, स्टॉक का नाम तो लिख नहीं सकते, लेकिन अभी क्या है कि वो कैश में नहीं बेचा जा रहा, उसको एक पार्टनर ले रहा है। कौन ले रहा है ये पार्टनर, बी। कितने में ले रहा है, 6,000 में। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कितने का था उससे कोई मतलब नहीं है, कितना लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, कितने में ले रहा है उसकी एंट्री करेंगे 6,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमने स्टॉक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टॉक का बैलेंस तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं उसको ट्रांसफर करके। तो अब किसी भी एसेट्स के सेटलमेंट की, किसी भी एसेट्स के बेचने की या पार्टनर ने लेने की यही एंट्री होगी, या तो कैश डेबिट होगा या पार्टनर डेबिट होगा। यहाँ पार्टनर ने लिया था तो पार्टनर में, अगर ये क्या होता रियलाइज्ड होता, क्या होता रियलाइज 6,000 रुपये, तो कैश हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन में हम जरूर दिखा देंगे बीइंग, ये ए पार्ट था, क्या हुआ, बीइंग स्टॉक, स्टॉक लिया है, टेकन ओवर बाय, टेकन बाय बी। स्टॉक को किसने ले लिया, बी ने ले लिया। आगे बढ़े, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹800 पेड बाय पार्टनर ए। पहले हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस, मैंने पहले ही बता दिया है इससे पहले वीडियो में, कोई भी पेमेंट की एंट्री हम क्या करेंगे, कोई भी पेमेंट हो, एक्सपेंस हो, लाइबिलिटीज हो, खर्चे हो, कुछ भी हो, उसकी एंट्री होती है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट के बारे में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यह पेमेंट किसने कर दिया, ए ने। कहा कि ए ने बोला कि चलो इसका पेमेंट मैं कर देता हूं, यानी कि फर्म से कैश नहीं गया। तो एंट्री क्या होगी, क्या बदल जाएगी, नो। देखो सिंपल है, मैंने क्या बोला था, किसी भी पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे लाइबिलिटीज हो। ठीक है, टू, अगर कैश दिया जा रहा है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश लिखो, लेकिन अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उसका नाम लिखो, टू एज कैपिटल अकाउंट। मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पेमेंट किसने किया है, ए ने किया है। कितने रुपए का ये है 800 रुपीज का, तो 800 बीइंग एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय ए, आप नरेशन दे देंगे। सी पॉइंट पे आते हैं, मिसिज सीज लोन। ध्यान रखना, मिसिज सीज लोन इज पेड बाय अ पार्टनर सी। यहां पे को वर्ड पे ध्यान देना प्लीज, पार्टनर है सी, तो मिसिज कौन है, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी पार्टनर नहीं है, तो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है। ये पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं है, पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना। फर्म को कोई मतलब नहीं है कि उसकी पत्नी क्या काम करती है, उसकी पत्नी कौन है। तो फर्म को उसकी पत्नी ने, यानी कि सी की पत्नी ने, पार्टनर की पत्नी ने लोन दिया था 9,000 रुपये, तो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है जो कि हमने ट्रांसफर कर दी होगी कहाँ, रियलाइजेशन में। अब लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद, जैसे लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद मिसिस सीज लोन नाम की कोई लाइबिलिटी बुक्स में होगी ही नहीं। तो अब हमने क्या करना है, इसको सेटल करना है। तो मैंने अभी बताया एक्सपेंस के लिए कोई भी पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन टू कैश या फिर रिलेशन टू पार्टनर। तो यहां पर को क्या हुआ है, यहां पर को क्या आपने पेमेंट किया क्या, सीज लोन, मिसिस सीज लोन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर पेमेंट किया होता तो क्या करते, मिसिस सीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल नहीं,
कभी भी लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे उसकी जगह? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने का था सीज लोन? 9,000 का मिसेस सीज लोन, टू कैश। अगर पेमेंट करते तो आप कैश लिखते, चाहे मिसेस सीज लोन हो, चाहे कोई एक्सपेंस हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे कोई लाइबिलिटी हो, कोई भी पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। 9,000। टू क्या? पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर का नाम, और अगर कैश में पे किया तो कैश लिखेंगे। यहाँ पार्टनर ने लिया है तो कौन है वो? सीज कैपिटल अकाउंट, 9,000 रुपये। बीइंग, यहाँ आपको नरेशन में जरूर दिखाओगे, बीइंग मिसेस सीज लोन टेकन ओवर बाय पार्टनर सी। मिसेस का लोन सी ने ले लिया है। आई होप कि वाला समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर इज सोल्ड फॉर रुपीज 2,005। हमें कोई मतलब नहीं कि रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है। टाइपराइटर एक एसेट है, बेच दिया गया। कुछ भी बेचकर पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? आपको पहले बता चुका हूं, उसकी एक ही एंट्री होगी। कहीं से भी पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इसकी एंट्री भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगी 2,500 रुपये से। ठीक है, ये आप खुद कर लेना। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ध्यान रखना प्रॉफिट है। प्रॉफिट जब भी बांटोगे तो पार्टनर होंगे क्रेडिट, ABC को आपने क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्या किसका प्रॉफिट है? ये रियलाइजेशन का, तो रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा। इसकी भी मैं एंट्री नहीं बता रहा हूँ आपको, तो ये आप खुद करोगे। जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप दोबारा से अपनी कॉपी में करके मुझे 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक कंप्लीट करके आप देंगे। ठीक है, देखिए CBSE के सैम्पल पेपर में भी आया 1993 में। फिर से देखते हैं इसमें अगले वाले में क्या है। जनरल एंट्री क्या करोगे? देखो, जब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने ट्रांसफर कर दिया, ध्यान रखें यहाँ पार्टनर के नाम है A और B। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 500। कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी पेमेंट हो, क्या एंट्री होती है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस होंगे तो क्या होंगी एंट्री? बताया था अभी, कोई भी पेमेंट होगा, इससे पहले वाले में बताया है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू क्या करोगे? कैश। ठीक है, पार्टनर ले लेता तो उसका नाम आ जाता। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, कोई भी एसेट से पैसा आ रहा है उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान रखना मैं यहाँ तो बता रहा हूँ, आगे की एंट्रीज में नहीं बताऊंगा, वो अपने खुद करना पड़ेगा। स्टॉक वर्थ रुपीज 2,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर तो कर ही दिया था आपने रियलाइजेशन में। अब टेकन ओवर बाई पार्टनर A, ये आप खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, इधर पार्टनर ने ले लिया। ठीक है, क्रेडिटर्स ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट वर पेड, ये भी नहीं बताऊंगा मैं। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये भी नहीं बताया जा रहा आपको। यहाँ पे भी स्टॉक वर्थ रुपीज, ये भी ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है। मैं आपको बताता हूँ फोर्थ वाला बेटा, इसको देखते हैं। ठीक है, इस फोर्थ वाले को देखते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट वाला भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जितने में लिया, ध्यान रखना कितने का था उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जितने में लिया, जितने में बेचा, उसकी एंट्री आपने कर दी है। फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं क्या है ये। आर वन ऑफ द पार्टनर हु वॉज टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है? आर एक पार्टनर है जिसने ये कहा था कि मैं सारे एक्सपेंस दे दूंगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए उसको 3% का कमीशन भी मिला था। ठीक है, नेट रियलाइज फ्रॉम द डिसोल्यूशन, कैश रियलाइजेशन फ्रॉम द एसेट 30,000, यानी कि जितना भी पैसा रियलाइजेशन से मिलेगा उसका 3% उसका कमीशन बनता है। तो 30,000 का 3% अगर आप लगाते हैं तो 900 रुपये होता है। कितना होता है? 900 रुपये। एंड कैश पेड फॉर द लाइबिलिटी, अच्छा कैश रियलाइजेशन फ्रॉम द डिसोल्यूशन, हाँ, तो तीसरा एंड कैश पेड फॉर द लाइबिलिटीज, कैश पेड फॉर लाइबिलिटीज में नहीं मिलेगा कमीशन, ध्यान रखना। हाँ, तो ध्यान रखना केवल किस में मिलेगा? नेट कैश रियलाइज, अच्छा नेट के बोल दिया ना इसने, नेट मतलब होता है एसेट्स माइनस